गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में क्लास 9th जो कि आप लोगों की रिमेडियल क्लासेस वर्कबुक 2025-26 क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश की है, इसके सारे मतलब प्रोज के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके हम आंसर्स कर चुके हैं। जितने भी लेसन थे टोटल उसमें लेसन 8 थे, पेज नंबर 44 से लगाकर 49 तक हम कर चुके हैं। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे उसी टेक्स्ट बुक बीहाइव से पोइट्री वाले जितने भी हमारी पोएम्स हैं, लगभग इसमें 8 पोएम्स हैं, तो उनके सभी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि पेज नंबर आपको आपकी वर्क बुक जो है 50 से लगाकर 50, 51, 52, 53 और 54 पर मिल जाएंगे। तो ये आपकी जो वर्क बुक है क्लास 9th की, जिसमें इसी में से जो एनुअल एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आंसर्स एक 100% आने वाले हैं। मैं एक गेस्ट टीचर हूँ जो कि मैं हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास टीचर्स हैंडबुक भी है। अगर मैं चाहता तो आपको इससे डायरेक्ट इसके आंसर्स बता देता, पर मैंने आपके लिए मेहनत की है, तो आप उस मेहनत के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास थोड़ा सा तो समय रहता ही होगा सभी स्टूडेंट्स के पास कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। आप लोग नहीं करते हैं, बाकी जो रील्स देखकर समय ख़राब कर रहे हैं तो उनके लिए तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। सबको अपने अपने जीवन जीने का अधिकार है, तो फिर भी आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारे जो पोइट्री के जितने भी पोएम्स हैं या कविताएं हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स, इसमें समरी भी दी हुई है आपको, आपकी जो वर्क बुक है उसमें समरी भी दी हुई है, तो मैं आपको समरी भी समझाते चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पोएम फर्स्ट है इस पेज नंबर 50 पे, द रोड नॉट टेकन, इसके जो कवि हैं या पोएट हैं पोम के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ठीक है, आप लोग राइटर और पोएट के नाम भी लर्न कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, तो द रोड नॉट टेकन के बारे थोड़ी सी समरी को मैं आप लोग इसको पढ़ लेना, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंदी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि मतलब कि जो इसके कवि हैं द रोड नॉट टेकन के कवि जीवन में मतलब चॉइसेस यानी कि विकल्पों और भविष्य की अनिश्चितता के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम जैसे निश्चय करते हैं हमारी लाइफ में उसके बारे में बताया गया है इस पैसेज में, कि जब हम एक निर्णय ले लेते हैं तो उसके बाद पलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यह कविता निर्णय लेने और उन निर्णयों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करती है। ठीक है, कवि दो रास्तों में से एक चुनने के फैसले पर खड़ा है और हर चुनाव के परिणामों के बारे में सोचता है। ठीक है, इस समरी में इतना ही कहा हुआ है। ठीक है, तो हमें जो डिसीजन लेना होता है उसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, यानी कि जो यात्री है खुद को कहाँ पाता है। तो द ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्स, यानी कि जो यात्री है खुद को उस जगह पाता है जहाँ दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हैं। ठीक है, दो रास्ते उसको दिखते हैं। विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोएट चूज एंड वाई, यानी इस क्वेश्चन में कवि ने दो रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना और क्यों चुना। क्यों, दो रास्तों में से एक चुनना पड़ेगा, तो उनमें से उसने कौन सा चुना और क्यों चुना। तो ही चूज द रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड एंड मोर चैलेंजिंग, मतलब कि उसने वह रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे और जो अधिक चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, लेकिन आज के समय में सभी शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट, यानी कि पीले जंगल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं या किसको बता रहे हैं। तो द येलो वुड्स रिप्रेजेंट द सीजन ऑफ ऑटम, येलो रेफर्स टू द येलो लीव्स दैट फॉल ड्यूरिंग द फॉल। चलिए, तो ड्यूरिंग द ऑटम, यानी इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि पीले जंगल किसको, ऑटम यानी कि शरद ऋतु का प्रतीक है। पीले रंग उन उन पीले पत्तों को दर्शाता है जो शरद ऋतु में झड़ते हैं। शरद ऋतु जब आती है, ऑटम को शरद ऋतु कहा जाता है, तो जब वो पत्ते झड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोम, यानी कि जो कविता में घास वाला यानी ग्रासी का क्या अर्थ है। तो इट मीन्स दैट द रोड ही चूज वॉज फुल ऑफ ग्रास एंड वाजंट स्टेप्ड
बाय एनी वन टिल नाउ, यानी इसका अर्थ है कि कवि ने जिस रास्ते को चुना था, मतलब जिस पे कम चले हैं लोग, तो उस पर घास उगी थी और उस पर अभी तक कोई नहीं चला था। ठीक है, उसने वो रास्ता चुना था। चलिए, इस पोम का लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रॉब्लम डज पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेस। तो कवि किस समस्या का सामना करता है? तो इसमें आंसर पढ़ लेते हैं। हीज प्रॉब्लम इज दैट ही कांट डिसाइड विच रोड ही शुड टेक। तो इसमें ये बताएगा कि उसकी समस्या यह है कि वह तय नहीं कर पा रहा, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे फर्स्ट पोएम के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अब हम सेकंड पोएम के क्वेश्चन आंसर। चलिए दोस्तों, जो हमारी सेकंड पोएम है, वाइंड मीन्स हवा के ऊपर है ना, वायु के ऊपर है। इसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। इसके जो पोइटेस हैं यानी कवि हैं इस पोम के, उन्होंने सुब्रमण्यम भारती जी हैं, उन्होंने लिखा है। तो इसकी समरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो कवि क्या कहना चाहती है, जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है। तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग सिर्फ इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं और जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा। तो कवि हवा की शक्ति का वर्णन करता है, मतलब कि जो हवा है उसकी इसमें शक्ति का वर्णन किया गया है और उसे विनाशकारी बताता है। ठीक है, सेकेंड लाइन में वह हवा की विनाशकारी शक्ति को जीवन की कठिनाइयों से जोड़ता है। जो मतलब कि हवा की विनाशकारी शक्तियाँ हैं वो जीवन की कठिनाइयों से जोड़ रहा है उसमें। ठीक है, फिर बताता है अगली लाइन में कि वह कहता है कि कमज़ोर लोग जल्दी टूट जाते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, जो जल्दी हार मान जाते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, सही बात है। जबकि जो मजबूत लोग और मजबूत बनकर निकलते हैं, लेकिन जो मजबूत लोग हैं वो और मजबूत बन के निकलते हैं। तो ये पोम क्या सिखाती है हमें? ये कविता यह सिखाती है कि हमें मानसिक रूप से हमें कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, ताकि जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस पोम में ये बताया गया है। ठीक, तो चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आप इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द वाइंड डज, मतलब हवा क्या करती है? तो द वाइंड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग लाइक ब्रेकिंग द शटर्स ऑफ विंडोज, स्केटिंग द पेपर्स, throwing the books, tearing the pages and bringing the books lot of rain। ठीक है, तो हवा सब कुछ नष्ट कर देती है क्योंकि वो तो नेचुरल होती है। तो हवा सब कुछ नष्ट करती है, वो खिड़कियों के पर्दे तोड़ देती है, कागज़ बिखेर देती है, किताबें उड़ा देती है और उनके पन्ने फाड़ देती है और भारी वर्षा लेकर आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द वाइंड गॉड विनो, मतलब हवा का देवता किस तरह छानता है? ठीक है, हवा का देवता किस तरह छानता है? तो द वाइंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एज द विनोवर सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द काफ, यानी कि हवा का देवता कमज़ोर लोगों को मजबूत लोगों से उसी तरह अलग कर देता है, जैसे एक उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे अनाज साफ करने वाला व्यक्ति दानों को भूसे से अलग कर देता है, यानी कचरा अलग कर देते हैं उसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड, यानी कि हवा से मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड मेक आवर सेल्वेज स्ट्रॉन्ग टू मेक फ्रेंड्स विद द वाइंड, मतलब कि अगर हमें हवा से दोस्ती करना है या मित्रता करने के लिए हमें खुद को क्या बनाना पड़ेगा? हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पोम का, कविता का, व्हाट डज द वाइंड, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वाइंड सिंबलाइज, कविता में हवा किसका प्रतीक है? तो द वाइंड सिंबलाइज पावर, वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग हार्ट्स एज वेल एज विल पावर टू फेस एनी ट्रबल्स और हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, मतलब इसमें बताया है कि जो हवा है वो शक्ति का प्रतीक है। जीवन की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करने के लिए हमारे हृदय और इच्छा शक्ति दोनों मजबूत होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमारे पोएम थर्ड पे हम चलते हैं, रेन ऑन द रूफ। इसके जो पोएट हैं कोट्स किनी है। चलिए पहले इसको समरी को समझ लेते हैं, समरी में क्या कहा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट बता देता हूँ। जैसे इसमें रेन ऑन द रूफ के बारे में है, मतलब बारिश और छत के है, जो मतलब कि छत के ऊपर जो बारिश होती है। तो इसमें जो कवि हैं कोट्स किनी बोल रहे हैं कि बारिश के दिन अपनी भावनाओं का वर्णन करने की कोशिश करता है। जो कवि हैं वो अपनी बारिश के दिन की भावनाओं का वर्णन करने की कोशिश करते हैं। जब भी बारिश होती है, उनका कहना है, वह अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। अपने कॉटेज के बिस्तर पर लेटकर वो बारिश की टप टप की आवाज़ सुनते हैं।
बारिश की आवाज़ उन्हें अपने बचपन की याद दिलाती है, उन्हें अपनी माँ की याद भी दिलाती है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके साथ रहती है। इस प्रकार से इसमें समरी में बताया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड डू द रेन ड्रॉप्स मेक, यानी बारिश की बूंदें कैसी आवाज़ करती है। तो द रेन ड्रॉप्स मेक साउंड ऑफ पेटर ऑन द रूफ, यानी बारिश की बूंदें छत पर टप टप की आवाज़ करती है। व्हाट मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट, यानी कवि के हृदय में गूंज किस बात से उत्पन्न होती है। तो द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द रूफ मेक्स एन इको इन द पोएट्स हार्ट, यानी कि छत पर बारिश की बूंदों की आवाज़ कवि के हृदय में गूंज पैदा करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, यानी कि कवि जो है बारिश होने पर क्या करना पसंद करता है। तो व्हेन इट रेन्स द पोएट लाइक्स टू लिसन टू द पेटर ऑफ द रेन, मतलब कि जब बारिश होती है तो कवि बारिश की टप टप की आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोएट रेफर्स टू, यानी कि कवि प्यारे स्वप्नदर्शी किसे कहते हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग व्हेन दे वेयर चिल्ड्रन एंड हैड स्वीट ड्रीम्स, यानी कि जो उनके प्यारे जो सपने हैं से तात्पर्य है कि कवि और उसके भाई बहनों से हैं, कवि और उसके भाई बहनों से हैं जब वे बच्चे थे और मीठे सपने देखा करते थे। तो हमारे पेज नंबर 50 और पेज नंबर 51 हो चुका है। ये रहा पेज नंबर 51। अब हम पेज नंबर 52 पे बढ़ते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट पोएम है, पोएम नंबर 4। चलिए, तो द लेक इल ऑफ इनेस्फरी, तो इसको लिखा है विलियम बटलर ईट्स ने। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा समरी को समझ लेते हैं। मतलब इनेस्फरी एक प्रकार का झील या द्वीप बोल सकते हैं, लेक से। चलिए, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी पहले समरी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं। इसमें विलियम बटलर ईट्स ने लिखी है इसको। तो कवि शोर शराबे और तनाव से भरी शहर की ज़िंदगी से दूर का सपना देखते हैं। उन्हें इनिस्फ्री याद आता है जो एक शांत और सुंदर द्वीप है। इनिस्फ्री जो है एक शांत और सुंदर द्वीप है। वह कहते हैं कि वह इनिस्फ्री जाएंगे और मिट्टी और लकड़ी से एक छोटा घर बनाएंगे। ठीक है, वह वहाँ प्रकृति के बीच शांतिपूर्वक और खुशहाल जीवन बिताएंगे। उन्हें भौरों की गुनगुनाहट, झील का पानी और शांत वातावरण बहुत पसंद है। आगे ये भी कहा है कि यहाँ तक कि जब वह शहर की सड़कों पर खड़े होते हैं तब भी उसके दिल में इनिस्फ्री की शांति की आवाज़ गूंजती है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द पोएट वांट्स टू डू इनिस्फ्री, यानी कवि इनिस्फ्री में क्या करना चाहता है। तो द पोएट वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल केबिन इन द ओपन स्पेस टू लाइव अलोन। ही लव्स टू लिसन टू द म्यूजिक ऑफ द बीज, यानी कि कवि इनिस्फ्री में एक छोटा सा घर बनाकर अकेले रहना चाहते हैं। उसे भौरों की संगीत जैसी आवाज़ सुनना पसंद है, इसीलिए वो मतलब कि हनी बी के लिए अपना उस जगह पे एक हाई भी बना है, रहने का स्थान। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, मतलब इनिस्फ्री कैसा स्थान है। तो अभी हमने इसमें पे समरी में पढ़ा, इनिस्फ्री इज़ अ नेचर प्लेस विच इज़ फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस, यानी इनिस्फ्री एक प्राकृतिक स्थान है जो सुंदर और शांति से भरा हुआ है। ठीक है, वाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिस्फ्री, तो इसमें बताया है क्वेश्चन में कि कवि इनिस्फ्री क्यों जाना चाहते हैं। तो द पोएट वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री टू इन्जॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, कवि इनिस्फ्री जाना चाहते हैं ताकि वह वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सके। चलिए इस पोएम का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। हाउ इज़ द सिटी लाइफ डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ एट द लेक ऑफ इनिस्फ्री, यानी इस क्वेश्चन में कहा है कि शहर का जीवन इनिस्फ्री के झील के जीवन से कैसे अलग है। तो द पोएट डज नॉट लाइक सिटी लाइफ, द पेवमेंट्स आर डुल एंड ग्रे, देयर इज चाउज all around, but there is nature's beauty all around in Innisfree.
मतलब कवि कह रहे हैं कि कवि जो है शहर के जीवन को पसंद नहीं करते क्योंकि वहाँ की सड़कें नीरस और धूसर हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं, और चारों ओर शोर शराबा है, लेकिन इनिस्फ्री प्रकृति की सुंदरता और शांति से भरा हुआ है। चलिए, हमारी पोएम नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। चलिए फटाफट पोएम नंबर 5 देख लेते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, पोएम नंबर 5 का नाम है हमारी, तो इसको देख लेते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ, यानी कि उत्तर देश की एक कथा है जो कि फोएब केरी ने लिखी है। इसे थोड़ा सा इसकी समरी को समझ लेते हैं। इसमें यह बताया है कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक बेलेट कविता है। कैसी कविता है? बेलेट कविता है, जो उत्तर ध्रुव के पास वाले उत्तरी क्षेत्र की एक कहानी बताती है। इसमें यह बताया है कि कविता एक बूढ़ी स्त्री के बारे में बताती है जिसे सेंट पीटर ने सजा दी क्योंकि उसने अपने बनाए हुए केक में से एक भी केक उन्हें देने से मना कर दिया। आगे इस पोम में कहते हैं, कहानी में सेंट पीटर दुनिया भर में यात्रा करने के बाद उस बूढ़ी स्त्री की झोपड़ी तक पहुंचते हैं। वह बहुत थके हुए और भूखे थे। सेंट पीटर ने एक केक देने से कहा, लेकिन उस स्त्री का लोभ और स्वार्थ उसे ऐसा नहीं देता। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why are the people in the Northland not able to sleep throughout the night? फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नॉर्थलैंड यानी उत्तर प्रदेश के लोग पूरी रात सो क्यों नहीं पाते? तो द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप एज द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। यानी कि नॉर्थलैंड के लोग पूरी रात इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि सर्दियों में रातें बहुत लंबी और ठंडी होती हैं, इसलिए। चलिए, ये हमारा पेज नंबर 52 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पेज नंबर 53 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। व्हाट डिड संत पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है कि सेंट पीटर ने बूढ़ी स्त्री से क्या मांगा? तो सेंट पीटर आस्केड द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बास्केट केक्स। यानी कि सेंट पीटर ने बूढ़ी स्त्री से उसके बनाए हुए केक में से एक मांगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। हाउ डिड सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी? यानी कि सेंट पीटर ने बूढ़ी स्त्री को क्या दंड दिया? द सेंट पीटर पनिश द ओल्ड लेडी बाय चेंजिंग हर इनटू अ बर्ड। यानी कि सेंट पीटर ने उस बूढ़ी स्त्री को एक चिड़िया बदल कर दिया। अगले ने वाज सेंट टायर्ड एंड और भूखे थे, तो पीटर रिटर्निंग lengthy journey he had fasted and had not consumed any food or water। यानी कि सेंट पीटर एक लंबी यात्रा से लौटे थे, वह उपवास पर थे और उन्होंने कोई भोजन या पानी नहीं लिया था। हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड? यानी कि जो यानी कट फोड़वा होता है अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है? द वुड पेकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग द हार्ड एंड ड्राई वुड। यानी कि कट फोड़वा सूखी और कठोर लकड़ी में छेद करके अपना भोजन तो ये हमारी नंबर 5 भी हो चुकी है। अब हम पोएम नंबर 6 लिख लेते हैं। चलिए, हमारी नंबर 6, नो मैन आर फॉर, इसको लिखा है जेम्स किरकप ने। यानी कि नो मैन आर फॉरिजिन का होता है कोई मनुष्य पराया नहीं। तो इसकी जो समरी है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कविता नो मैन आर फॉरिजन मानवता की एकता का संदेश देती है। जो मानवता की एकता होती है उसको का संदेश देती है। आगे इसमें बताया कि यह बताती है कि धरती पर हर व्यक्ति अपना भाई या बहन जैसा है। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई या बहन जैसा है। आगे मतलब हम सबको धूप, हवा, पानी और पहनने के कपड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर सैडली वी फाइट, मतलब कि लेकिन दुख की बात है कि हम एक दूसरे से लड़ते हैं और नफरत करते हैं। ठीक, कविता हमें प्रेम, शांति और भाईचारे में रहने की प्रेरणा देती है। चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल वन अर्थ आर सेम? यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि कवि कैसे बताता है कि धरती पर सभी लोग एक जैसे हैं? तो द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रेथ
द सेम एयर एंड लाइव इन द सेम वेज, यानी कि कवि बताता है कि हम सब एक जैसे हैं क्योंकि हम सब एक ही सांस लेते हैं, मिलते जुलते तरीकों से जीवन बिताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बीइंग ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डज द पोएट स्पीक अबाउट, यानी कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स से किन वर्दियों की बात कर रहा है। तो द पोएट स्पीक्स अबाउट डिफरेंट क्लोथ्स पीपल वियर इन डिफरेंट कंट्रीज बट अंडर दोज क्लोथ्स ऑल ह्यूमन बॉडीज आर द, विभिन्न देशों के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली वर्दियों या कपड़ों की बात करता है, लेकिन उन सबके नीचे सबका शरीर एक जैसा है। सही बात है। व्हेन डू वी डिफाइल द अर्थ, मतलब कि हम धरती को दूषित करते हैं। तो व्हेन वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर एंड स्टार्ट अ वार अगेंस्ट ईच अदर डिफाइल द अर्थ, मतलब जब हम एक दूसरे पर हथियार उठाते हैं और युद्ध करते हैं तब हम धरती को दूषित करते हैं। चलिए ये हमारा नंबर 6 के भी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं, यानी पेज नंबर हमारा 53 कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेज नंबर 54, बस ये हमारा लास्ट पेज है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए पेजेस मैं आपको बता दूंगा। पोम नंबर 7 है ऑन अ ट्री, यानी कि एक पेड़ को मारना। ये गिव पटेल ने लिखी है। तो इसकी समरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि कविता हमें पेड़ों के महत्व की याद दिलाती है। ये जो पोयम है हमें पेड़ों के महत्व की याद दिलाती है। कहती है कि पेड़ भी इंसानों की तरह जीवित प्राणी है। ठीक है, एक पेड़ को काटना एक जीवन को नुकसान पहुंचाने जैसा होता है। ठीक है, पेड़ आसानी से नहीं मरता, वह फिर से उग आता है। पेड़ पूरी तरह मारने के लिए उसकी जड़ों को उखाड़ना पड़ता है। अंत में ये कहते हैं कि जड़ों के बिना पेड़ जीवित नहीं रह सकता। ठीक, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, यानी कि क्या चाकू का एक छोटा सा वार पेड़ को मार सकता है। नो, अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री, इट नीड्स वेरियस प्रोसेस, यानी कि नहीं, चाकू का एक साधारण वार पेड़ को नहीं मार सकता, उसे नष्ट करने के कई चरण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, यानी ब्लीडिंग बार्क का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्री इज हर्ट एंड इट्स शेप कम्स आउट लाइक ब्लड, इट शोज दैट ट्रीज आल्सो फील पेन व्हेन दे आर कट, यानी इसका अर्थ है कि पेड़ घायल हो गया है और उसका रस खून की तरह बाहर निकल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस पोम का, फाइनली किल अ ट्री, यानी पेड़ को अंततः क्या मारता है। तो द ट्री इज फाइनली किल्ड व्हेन इट्स रूट्स आर अपरूटेड, यानी कि पेड़ तब पूरी तरह मर जाता है जब उसकी जड़ों को पूरी तरह से उखाड़ दिया जाता है। चलिए ये हमारी लास्ट पोम है पद्यांश की, जिसको पोएट्री जाता है बिहाई बुक्स से, 8 पोएम्स हैं उसमें। तो लास्ट पोएम का नाम है हमारी अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, यानी स्प्रिट सील से मतलब है एक नींद ने मेरी आत्मा को ढक लिया। ये किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ उन्होंने लिखी है। तो इसकी समरी को थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट। क्या कहते हैं कि यह कविता कवि की प्रिय लूसी की मृत्यु, उसकी मृत्यु ने कवि की आत्मा को सुन्न और स्थिर कर दिया। कवि ने कभी नहीं सोचा था कि मृत्यु उसे उससे दूर कर देगी। उसे महसूस होता है कि जीवन नाजुक और अनिश्चित है। और लास्ट लाइन में ये बोल सकते हैं कि अब लूसी प्रकृति का हिस्सा बन गई। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट चेंजेस डिड द स्लम्बर ब्रिंग इन पोएट्स फीलिंग, यानी इसमें कवि कह रहे हैं कि इस स्लम्बर ने की भावनाओं में क्या परिवर्तन आया। द स्लम्बर पीस टू हिज माइंड, यानी कि इस गहरी नींद ने कवि के मन में शांति ला दी है। इसके 2 क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 54 हो चुका है। अब ये इसके जो 2 लास्ट क्वेश्चन है इसको भी कर लें। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव वंस डेथ, यानी कवि इसमें कह रहे हैं कि अपने प्रियजन की मृत्यु पर कवि कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। तो द पोएट इज शॉक्ड एंड सेड लेटर ही फील्स दैट शी हैज़ बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन फियर्स, यानी वह दुखी और है
पर बाद में उसे लगता है कि लूसी मानवीय डर से मुक्त हो गई है। ठीक, व्हाट डज स्लम्बर मीन? अब स्लम्बर का अर्थ क्या है? तो स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप दैट इज डेथ, यानी कि स्लम्बर का अर्थ गहरी नींद जो यहाँ मृत्यु का प्रतीक है। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये पोइट्री वाले क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आपको पसंद आए होंगे। तो पेज नंबर 50 है, 51, 52, 53 और 54 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 55 पेज नंबर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें, अपने मित्रों से सभी तक पहुंचाएं, ताकि सभी को हेल्प हो सके एग्ज़ाम में। इसमें जो क्वेश्चन के आंसर हैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में हैं, जो आपसे समझ में आ सकते हैं। आप उसको समझ के आधार पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन बैंक की आवश्यकता भी नहीं है। आपने अगर इसको कंप्लीट कर लिया और इसको लर्न कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप एग्ज़ाम में 80 to 90% आसानी से गेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।